मुझे बात करनी है तुमसे सरदार वजदान शाह। वो दनदनाते हुए रात के 1 बजे उसके कमरे में आ धमका। वो जो अभी लेटा ही था उस आफत पर उठकर बैठा और घूर कर सामने देखा। मुस्तफ़ा, अभी बहुत नींद आई है, प्लीज़ सोने दे यार, सुबह जो भी बात करनी है कर लेना, अभी इस वक्त कमरे से शक्ल गुम कर। वो बेजारियत से बोला। वजी, मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है सुबह। अभी यार दिमाग बिल्कुल ऑफ है, मुझ में ताकत नहीं कोई भी बात सुनने की और ना करने की, लेकिन मुझे करनी है वरना मैं दादा को तुम्हारे सारे सीक्रेट बता दूंगा। वो मुंह बनाते ज़िद्दी लहजे में बोला। वजदान ने एक नज़र घड़ी की जानिब देखा और फिर उसको देखा जो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह उसके सर पर सवार था। अच्छा बोल, क्या बात है? लेकिन जो भी बात है ना 10 मिनट में कर और निकल मेरे कमरे से बाहर। सुबह कंपनी भी जाना है, उसके बाद पंचायत के फैसले में भी जाना है। वजी साहब, आप मुझे ये बताएं, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मानता हूँ मैं आपके चचा का लड़का हूँ, लेकिन हम लोग बिल्कुल भाई जैसे हैं, फिर भी इतना खतरनाक वाला पराया धन। वजदान ने आंखें छोटी करके उसको घूरा। तुम्हें पता है मैं जैसे ही पानी पीने लगता हूँ मेरी निगाहों के सामने वो पल घूम जाते हैं जिसमें हम सिर्फ चड्डा पहनकर बाहर नहर में नहाते थे। मैं जैसे ही खाना खाने लगता हूँ मुझे वो वक्त याद आता है जब हम एक दूसरे की प्लेट से बोटी छीन कर खाते थे। फिर क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक? वो बिल्कुल पुरानी फिल्मों की अदाकाराओं की तरह माथे पर हाथ रखते बोला। हो गया? उसकी अदाकारी से बेजार होकर वो बोला था। क्या मतलब हो गया? तुमको पता है सरदार साहब, यहाँ यहाँ दिल के मकाम पर हाथ रखते वो बोला, यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ कि मैं जैसे ही सोने के लिए लेटता हूँ और आंखें बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। क्या क्या बताऊँ? मैं जैसे ही खाना खाता हूँ मुझे भूख नहीं लगती। और मुस्तफ़ा, प्लीज़ बस कर दे यार, सोने दे मुझे। वो आगे इससे पहले कि कुछ बोलता वजदान बीच में बोला। जा और जाकर बुराक का दिमाग खा, उसने शादी की है, मैंने थोड़ी की है। वो बेजार हुआ, नींद आंखों में वाज़े थी। उस मुतमईन बेगैरत को तो इतनी भी तमीज़ नहीं है कि मैं उससे बड़ा हूँ, पहले मेरी शादी हो। खुद करके बैठ गया नाहिंजार कहीं का। अगर हफ्सा की जगह कोई और लड़की होती तो मैं बताता कि वो तसव्वुर में उसकी गर्दन मरोड़ते हुए बोला। क्यों? अगर हफ्सा की जगह कोई और होती तो क्यों बताता, अभी क्यों नहीं? वजदान थोड़ा हैरान होते बोला। अब भी तो उसको खुद नहीं पता वो किस खाई में कूद चुका है। वो जो चीज़ है ना, बुर्राक को पता चल जाएगा, वो खुद ही काफ़ी है। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन ये अपने बाल नोचेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना और बदल कर दीनार रख देना। कैसी फजूल बातें कर रहा है तू, पागल कहीं का। जा आकर सोने दे मुझे भी। वो लेटता उससे पहले मुस्तफ़ा ने उसका कंबल खींचा। मुझे आज ये बताओ, क्यों किया मेरे साथ ऐसा सलूक? क्या मिला तुमको ऐसा सलूक करके? अकेले अकेले बिरयानी की मुंडाई करके आ गए और मुझे साथ भी नहीं लेकर गए। अच्छा, यानी तुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका निकाह किससे हुआ है, कहाँ हुआ है? तुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि हम बिरयानी खाकर आए हैं। तो मैं तुझे बताता चलूं कि हमने कोई बिरयानी नहीं खाई। बेफिक्र हो जाओ। क्यों नहीं खाई? क्योंकि हमने सिर्फ निकाह किया और लड़की लेकर आ गए। फजूल की चोंचलेबाजी के लिए नहीं रुके वहाँ। फिर भी मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मैं जाकर यही देख लेता कि उसने कैसे कबूल है बोला था। मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता कि कैसे कबूल है बोलते हैं। तुम लोग तो ऐसे ही हो, कोई भी मेरा कत्ल कर देगा ना उसका बदला भी नहीं लोगे, बस इतना बोलोगे कि कोई बात नहीं, मुस्तफ़ा ही तो था, जाने देते हैं। मुस्तफ़ा? वजदान जो अभी तक उसकी बेकार की बातें बेजार होकर सुन रहा था एकदम दहाड़ा और सफ़ेद पेशानी पर अनगिनत बल पड़े। क्या बोला था मैंने उस दिन तुझे कि मेरे सामने ये बकवास मत किया कर? क्यों समझ नहीं आती तुझे? सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ मैं तुझे, दफ़ा हो मेरे कमरे से। अगर तू 2 मिनट में मेरे कमरे से नहीं निकला तो खुदा की कसम हशर बिगाड़ दूंगा मैं तेरा। वो तैश से बोला, आंखें गुस्से से एकदम सुर्ख हुई। बस एक लास्ट बात, फिर पक्का मैं जा रहा हूँ। वजदान ने जब्त से अपने जबड़े भींचे। तू क्यों मार खाना चाह रहा है, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं तुझे धोने का? लेकिन तू चाह रहा है कि मैं कुटूं तुझे। बस एक लास्ट बात, फिर पक्का जा रहा हूँ। वैसे भी मुस्तजाब के पास जाना है। वजदान ने एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून किया। ये आखिरी बात है, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। बोल, अगर मैं वाकई मर गया तो मेरी अम्मा, सहर और मुस्तजाब और बाबा का ख्याल रखना। और हाँ, अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो उसकी लड़की को वन्नी ज़रूर करना, लेकिन उस पर जुल्म नहीं करना। और उस लड़की से शादी तुम करना और मोहब्बत भी करना। और इस बेकार रस्म का निज़ाम बदल कर रख देना और शादी तुम ही करना और किसी और से नहीं करवाना। तेरी तो बच मुझसे। इससे पहले कि वो बेड से उतरता वो उससे पहले ही 100 की रफ्तार से उसके कमरे से निकला। पीछे वजदान सर झटक कर सोने के लिए लेटा।
रात का कोई 1 ही बज रहा था। एक नज़र घड़ी को देखा और बिना दूसरी बात सोचे धाड़ कर दरवाज़ा खोला। सामने ही वो जाए नमाज हाथ में थामे खड़ी थी। उसके इतने दुरुस्तगी से दरवाज़ा खोलने की वजह से सहर घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। मुस्तजाब ने उसकी जानिब देखा। साफ शफाफ चेहरा, सफ़ेद दुपट्टे के हाले में कैद था। चेहरे पर वज़ू का पानी टपक रहा था। क्या कहा था मैंने तुम्हें? वो गुस्से से धाड़ा, आंखें सुर्ख हो रही थी गुस्से से। चेहरे के नकूश तने हुए थे। सहर के हाथ बाकायदा कांपे थे। उसको इतने गुस्से में देखकर जी क्या कहा था मैंने तुमसे सुबह? वो एक बार फिर धाड़ा। ये याद नहीं, वो घबराए हुए बोली। बताऊं मैं तुम्हें? वो आगे बढ़ा तो वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई। मुस्तजाब ने जब्त से आंखें मींची। सुबह मैंने तुमसे कहा था कि मेरी वाइट शर्ट प्रेस कर देना। सुबह मुझे जाना है, अभी तक क्यों नहीं की तुमने? वो तो सुबह ही कर दी थी मैंने, आपके कबर्ड में है। वो फौरन बोली। मैंने क्या बोला था ये बताओ? उसने आंखें बड़ी की। वो गुस्से से बोला, आपने कहा था कि आपकी शर्ट प्रेस करके आपके कबर्ड में हैंग कर दो। उसने बोलकर उसकी जानिब देखा जहां सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही नजर आ रहा था। अच्छा, तो तुमने कर दिया? जी कर दिया, वो मुतमईन अंदाज में बोली। उसने जब्त से जबड़े भींचे। मैंने तुमसे कहा था कि वाइट शर्ट प्रेस करनी है और तुमने ऑफ वाइट प्रेस कर दी है। जाहिल लड़की, तुम्हें वाइट और ऑफ वाइट का फ़र्क नहीं पता? आंखों में बेसाख्ता नमी जमा होने लगी। मुझे दोनों कलर एक जैसे लगे थे। मैं अभी कर देती हूँ। उसने फ़ौरन जायनमाज़ साइड पर रखी। चलो, वो बोलकर उसके कमरे से निकला। पीछे वो भी उसके साथ ही अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे में पहुंची। वो शर्ट के बटन खोलकर बेड पर बैठा और वो जल्दी से शर्ट कबर्ड में ढूंढने लगी। हड़बड़ी में उसके हाथ भी कांप रहे थे। पीछे वो उसको वहां ढूंढता देख बेजार होकर बोला, इस्त्री स्टैंड पर ही रखी हुई है शर्ट, अगर जहमत हो तो वहाँ भी एक नज़र देख लो। जिज्जी वो हड़बड़ाकर स्टैंड की तरफ बढ़ी और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर प्रेस करने लगी शर्ट। 2 मिनट तक वो मोबाइल देखता रहा, फिर चलकर स्टैंड के करीब आया और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। गहरी निगाहों से उसको देखने लगा। वैसे क्या बात है तुम्हारे लाला की यार, मैं तो फ़ैन हो गया बुराक लाला का। सहर ने एक निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा और सूरत से निगाहें नीचे की। सबको सबकी मर्जी की लड़कियां मिल रही हैं और मुझे? उसने अजीब सी निगाह सहर पर डाली थी। खैर छोड़ो, नूरे बता रही थी लड़की बहुत बहादुर है, दादा के सामने भी बोल रही थी। और एक तुम हो, निहायत ही डरपोक, अजीब मुसीबत हो तुम मेरे लिए। क्या तुम नहीं बोल सकती दादा के सामने सिर्फ इतना कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, नहीं रखना चाहती तुम ये शादी? ये प्रेस हो गई है। आंखें नम होने लगी थी उसकी बातें बर्दाश्त करने से, उसकी बातें सुनकर। अब उसकी बर्दाश्त से सब बाहर हो रहा था, इसलिए उसकी बात काट कर बोली, मेरे सर पर रखोगी क्या? वो एकदम धाड़ा तो वो एकदम घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। तुम एक निहायत एक तब्बू किस्म की लड़की हो, पता नहीं क्यों मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया है तुम्हें, अजाब बन गई हो तुम मेरे लिए। वो झुंझला कर बोला। वो 2 टके की लड़की दादा के सामने बोल गई, तुम उनकी पोती होकर नहीं बोल पा रही, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। वो बोलकर वापस बेड की जानिब जाने लगा, लेकिन सहर की आवाज़ पर रुका। कोई औरत 2 टके की नहीं होती है। आवाज़ में वाज़े नमी थी। उसकी आवाज़ पर वो बेसाख्ता पलटा। आंखें नम हो रही थीं और लहजा कपकपा रहा था। औरत अगर माँ है तो जन्नत, बेटी है तो रहमत, बीवी है तो हमसफ़र, बहन है तो इज्जत। तो मुस्तजाब बताइए, क्या औरत 2 टके की हो सकती है? उसने आंखें छोटी करके उसको घूरा और उसके करीब हुआ। कुछ ज्यादा नहीं जुबान लग गई तुम्हें? वो उसके करीब होकर तैस से बोला। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कोई भी लड़की 2 टके की नहीं होती। जिस तरीके से मेरे सामने ये जुबान चला रही हो ना, दादा के सामने और सरदार लाला के सामने चलाया करो, और दफा हो अब यहाँ से। वो दुरुस्ती से उसके बाजू को पकड़कर बाहर की जानिब धक्का देने वाले अंदाज में छोड़ गया। सहर ने उसको बेबस निगाहों से देखा और जब्त से बोली, आप क्यों नहीं बोल देते दादा को? मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं भी इंसान हूँ, क्यों मुझ पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? खुद भी तो बोल सकते हैं। चटाक। उसकी बात सुनकर उसने घुमाकर उसके चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, जिसकी ताब न लाते वो जमी बोस हुई थी। मुस्तजाब। कमरे में दाखिल होते मुस्तफ़ा ने आंखें जब्त से मींची और गुस्से की ज्यादती से धाड़ा। मुस्तजाब ने मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनी तो बेसाख्ता मुड़ा और सामने उसको देख सूरत से 2 कदम पीछे हुआ। क्या है ये सब मुस्तजाब? वो गुस्से से उसकी जानिब मुड़ा और नीचे गिरी सहर को उठाया, जिसके रोते हुए हिचकियां बन गई थी। उसने उसकी जानिब देखा, जिसके दाएं गाल पर थप्पड़ का निशान तक वाजे हो रहा था।
मुस्तफ़ा ने ज़ब्त से मुठ्ठियाँ भींची। सहर गुड़िया अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ अभी। उसने एक नज़र रोते हुए मुस्तफ़ा को देखा और रोते हुए अपने कमरे में दौड़ गई। उसके निकलते ही मुस्तफ़ा ने घुमाता हुआ थप्पड़ मुस्तजाब के उल्टे गाल पर रसीद किया। मुस्तजाब ने बेयकीनी से मुस्तफ़ा को देखा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन पर हाथ उठाने की? मुस्तफ़ा ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ा। कोशिश भी कैसे की तुमने मुस्तजाब? उसकी आंखें नीचे थीं। जवाब दो मुझे। आंखें नीचे करने की मेरे सामने ज़रूरत नहीं है। तुम्हें शर्म तक ना आई एक औरत ज़ात पर हाथ उठाते हुए? घिन आ रही है मुझे तुम्हें अपना भाई बोलते हुए। उसने उसको धक्का दिया था ये बोलकर। मुस्तजाब ने ज़ब्त से जबड़े भींचे। भाई बदतमीज़ी कर रही थी वो, तो तुम उसको मारकर चुप करवाओगे? और मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी सहर बदतमीज़ी करे। वो तो किसी जानवर तक को कुछ ना बोले और तुम कह रहे हो कि उसने तुमसे बदतमीज़ी की। मैं किसी सूरत नहीं मान सकता मुस्तजाब। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था और एक बार फिर समझा रहा हूँ। तुमने अगर सहर के साथ ये सब फिर किया ना, आई स्वेयर मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम्हें ये शादी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है ना, तो दादा से जाकर बोलो और इस रिश्ते को ख़त्म करो। आई समझ? मैं नहीं चाहता कि तुम रुखसती के बाद उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करो। और हाँ मुस्तजाब शाह, ये बात याद रखना, इसके बाद मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता ना होगा। लाला मेरी बात सुने। वो जैसे एकदम होश में आया था। क्या सुनूं तुम्हारी बात? अब बचा क्या है सुनने के लिए मुस्तजाब? आज तुमने हद कर दी है। एक लिमिट होती है, आज तुम वो भी क्रॉस कर गए। समझ आई? बेगैरत इंसान हो तुम जो एक औरत पर हाथ उठाते हो। लाला मैंने जानकर नहीं किया। वो एकदम उठ गया था। अच्छा, कितनी दफ़ा अम्मा अब्बा की लड़ाई हुई है? कभी तुमने देखा कि अब्बा ने अम्मा पर हाथ उठाया, या कभी दादा को दादी पर हाथ उठाते देखा, या फिर बड़े अब्बा को कभी बड़ी अम्मी पर हाथ उठाते देखा? बोलो, क्या पूछ रहा हूँ मैं? वो गुस्से की ज़्यादती से चीखा। ये जो हरकत की है ना तुमने मुस्तजाब, निगाहों से गिर गए हो तुम मेरी। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। बेगैरत इंसान हो तुम जो अपने से कमज़ोर पर हाथ उठाते हो। वो बोलकर कमरे से जाने लगा तो मुस्तजाब भागकर पीछे से उसके गले लगा। भाई सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दें, आइंदा नहीं होगा ऐसा। आवाज़ में नमी थी। मुस्तफ़ा रुका और सबसे जबड़े भींचे और चबा चबा कर बोला, अगर तुम्हें सहर ने मुआफ़ कर दिया तुम्हारे इस फेल के लिए, तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। फिर वो रुका नहीं था। उसको वहीं छोड़कर वो अपने कमरे की जानिब चला गया था। हफ्सा ने एक निगाह उठाकर बुर्राक की जानिब देखा जो लैपटॉप पर काम करने में मगन था। उस बात के बाद बुर्राक ने कोई बात नहीं की थी उससे। वो चाहता था कि वो हफ्सा को थोड़ा ब्रेक दे। उसने बात कर ली थी अपने तरीके से, जिसका उसने सही से जवाब भी नहीं दिया था। इसी वजह से वो उसको बिल्कुल इग्नोर किए महारत से अपने काम को अंजाम देने में मसरूफ़ था। हफ्सा जो काफ़ी देर से खामोश थी, चुप रह रहकर उकता गई थी, वो एकदम झुंझला कर बोली, कब तक मुझे इस कैद में रहना पड़ेगा? उसकी आवाज़ बुर्राक के कानों में पड़ी, लेकिन उसने मुकम्मल इग्नोर किया, बिल्कुल ऐसे जैसे कमरे में उसके अलावा कोई मौजूद ही ना हो। पता नहीं कब मैं इस कैद से आज़ाद होंगी और जान छूटेगी मेरी। ज़िंदगी ख़राब करके रख दी मेरी। वो एक बार फिर उसे लड़ने को उकसाने लगी थी, लेकिन नो रिस्पॉन्स। मुकाबिल ने तो जैसे लब ही सी लिए थे। इस बार उसकी तेवरी चढ़ी और वो बेड से उठकर उसके मद्दे मुकाबिल आई और घूर कर उसे देखा। ओह हेलो मिस्टर चुमू, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। उसने सब कुछ भुलाए कमर पर हाथ रखकर तैश से कहा। बुर्राक ने ज़ब्त से जबड़े भींचे, अलबत्ता जवाब अभी भी नहीं दिया था। मैंने तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं रहना है, ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। वो तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी और गुस्से में आकर हाँ कर दी थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है, अगर मैं तुमसे शादी ना करती, बल्कि मैं कोई जॉब करके तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारती, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। ये बहुत गलत फैसला कर लिया मैंने जल्दबाजी में। इस बार बुर्राक ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। पता भी है कि कितना कर्जा है मेरा तुम्हारे बाप पर? ओह तमीज़ से, वो उंगली उठाकर बोली। वो फौरन बोली, मैंने बदतमीज़ी की कब है मिस्टर बुराक? बकवास नहीं करो, आई समझ? अच्छा, वैसे कितना कर्ज है अब्बा का तुम पर? वो जितना सोच रही थी, अगर उतना था तो वो आसानी से जॉब करके उसको दे देती इकट्ठे करके पैसे, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा, यही कोई 40 लाख? अच्छा सही है। क्या? वो एकदम शौक से चीखी। पहले तो आराम से अच्छा बोल दिया, लेकिन समझ आने पर एकदम शौक में बोली थी, बकवास नहीं करो, सही सही बताओ। वो रोब से बोली, मैंने कब बकवास की? मैंने तो तुम्हें रकम बताई है जो तुम्हारे फादर ने देनी है। अगर नहीं आता यकीन तो कॉल करके पूछ लो उनसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। वो राक्षस, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोलकर पैसे बटोरना चाहते हो ना मुझसे?
मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ। 10 लाख तुम्हारे बाप ने पहले लिए थे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, अगर याद हो तो। हाँ वो याद है। उसके अलावा कब लिए अब्बा ने तुमसे पैसे? अच्छा, उसके बाद तुम्हारे बाप की ज़मीन पर जिसने कब्जा किया था उसको बाजियाब करवाने के लिए उन्होंने एक साथ 20 लाख लिए थे, और अगर वो भी याद हो। और बाकी बचे 10 लाख वो उन्होंने ट्रैक्टर के लिए हमसे लिए थे, अगर वो भी तुम्हें याद हो तो। हफ्सा एकदम गुमसुम हुई थी इतनी रकम का सुनकर, इसीलिए कहा था कि ना पूछो। इतना पैसा है कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी नहीं चुका पाएंगी। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, वो जो तुम कब से पहले वहाँ बैठकर और अब मेरे सर पर खड़ी होकर कर रही हो, मैंने कुछ कहा? उसने भी दू बदू जवाब दिया। यानी मैं बकवास कर रही थी? याद रखना, मैं तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं रहूंगी, ये बात तो तय है। ओके, अपने बाप का कर्जा चुकाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन तुमने तो वो कर्जा माफ़ कर दिया था ना अब्बा पर। वो तो मैंने तुम्हें अपनी ज़ोजियत में लेने के लिए कहा था माई स्वीट वाइफ। मैं कोई तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, वो ताइश में बोली। अरे हाँ वाइफी, मैं तो भूल ही गया, तुम तो मेरी बांदी हो। चलो बांदी जी, मेरे पाँव दबाओ। वो उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा देख मज़े से बोला। हफ्सा ने घूर कर उसे देखा। मैं क्यों तुम्हारे पाँव दबाऊं? मैं कोई तुम्हारी नौकर हूँ? लेकिन बांदी तो हो ना। चलो शाबाश, पैर दबाओ। पैर दबाओ मेरे। मुझे फजूल बात नहीं करनी है, तुमसे दो टोक बात करनी है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं वापस कराची जाऊँगी और अपनी जॉब वापस कंटिन्यू करूँगी, और तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। आई समझ? इसलिए जब तक मुझसे दूर रहो, और मैं कल ही जाऊंगी। वो बोलकर जाने लगी। ये बात सुनकर जहाँ आंखों में शोखी थी वहीं सर पन लिए चेहरा मुकम्मल संजीदा हुआ। बुराक की आवाज़ पर उसके कदम जंजीर हुए। किसने बोल दिया मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? बीवी? बीवी हो या बांदी हो, कुछ भी हो, जब तक मेरा पैसा तुम यहाँ रहकर नहीं दोगी तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। किसने बोल दिया? यानी वो जो दोपहर में बोल रहे थे कि वो मोहब्बत है, वो क्या था? मजाक था? तुम्हारा बाप मेरे पैसे नहीं दे रहा और इस वजह से मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए तुमसे शादी करना पड़ी। तो ठीक है ना, सही से बोल तो रही हूँ मैं। दे दूंगी तुम्हारे पैसे में। पता है तुम जैसे जागीरदार लोग ऐसे ही होते हैं, तुम जैसों को सिवाय पैसों के अलावा कुछ नहीं सूझता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन अगर यहाँ से जाना है तो पहले मेरे पैसे दो, उसके बाद चली जाना यहाँ से। वो एकदम गुस्से से भड़की। ये क्या बात हुई? मैं यहाँ रहकर तुम्हारे पैसे कैसे दूंगी, ये बताना पसंद करोगे? देखो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ और अपने पैसे भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए एक ऑफ़र है तुम्हारे लिए। मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मेरे ऑफिस से कमाओ और पैसे उतारो और जाओ। ये ऑफ़र सुबह तक महदूद है तुम्हारे लिए, उसके बाद तुमको मेरे लिए महदूद रहना पड़ेगा, ठीक है? वो बोलकर वापस अपने काम में लग गया था। हफ्सा ने एक नज़र उसको देखा और पैर पटक कर वापस सोफे की जानी पड़ी। नूरे, नाश्ते में क्या है? आर्यान कुर्सी खींचता साथ बैठते हुए बोला। रेड फ्रॉक, रेडी लिपस्टिक, बाल एक कैचर में कैद थे। एक नज़र अपने बराबर बैठे अपने भाई को देखा और वापस नज़रअंदाज करके नाश्ता करने लगी। नूरे, दे ना यार नाश्ता, भूख लग रही है। अम्मा को बोला है, वो सो रही हैं। अभी वो लोग किचन वाली डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, आई समझ? किसी मुलाजमा को बोल दो मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ, और मैं कोई मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम्हें नाश्ता बना कर दूँ। सहर भी तो देती है अपने भाइयों को। आर्यान उसको देखते हुए बोला। उसकी औकात देखी है? कहाँ मैं और कहाँ वो, और तुम मुझे उससे मिला रहे हो? नहीं यार, तू मेरी बहन है, तुझे मैं कैसे उस दब्बू लड़की से मिला सकता हूँ? प्लीज़ नाश्ता दे दो ना यार। आरी, किसी मुलाजमा को बोल दो प्लीज़। यार कोई मासी नहीं दिख रही है, तुम ही दे दो ना प्लीज़, वो मिन्नत करते बोला। तुम ना दिमाग। वो अपना जुमला अभी पूरा करती कि किचन में दाखिल होती सहर पर नजर गई, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर अभी भी उंगलियों के निशान थे। वो ब्लैक कमीज शलवार और सर पर दुपट्टा जमाए निगाहें नीचे की एक किचन शेल्फ की जानी पड़ी। दोनों ने एक नज़र उसे देखा। सहर, मुझे भी नाश्ता दे दो। जी लाला, वो धीमी आवाज़ में बोली और मुस्तफ़ा, वजदान और बुराक का नाश्ता तैयार करने लगी। वैसे सहर, एक बात पूछूं, क्या रात को रोई थी? मैंने तुम्हें रोते हुए मुस्तजाब लाला के कमरे से निकलते देखा था, और तुम्हारा हाथ भी गाल पर था। क्या मारा था उन्होंने तुम्हें? नूरे मज़े से बोली। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब। आर्यान ने उसको आंखों से खामोश रहने का कहा और खुद बोला। लेकिन लग तो रहा है कि जैसे किसी ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा हो। सहर ने बेसाख्ता सामने बैठे उन दोनों बहन भाई को देखा। हाँ ना आर्यान, लगता क्या है, मारा है। और पता है, मुझे तो लगता है ये रात को मुस्तजाब से पिटी है। बोलकर दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी और वापस निगाहें नीचे करके नाश्ता बनाने लगी वो उनको देखकर। वैसे बड़ा अफसोस हुआ जानकर
बड़ी मुमानी के साथ साथ तुम अब अपने शोहर से भी मार खाने लगी। ये बात नूरे ने उसके चेहरे को देखकर बोली थी। सहर की आंखों में आंसू जमा होने लगे। मुस्तफ़ा किचन की जानी भी आ रहा था। सहर को सामने काम करता देख और टेबल पर उन दोनों को बैठकर दरवाजे पर ही रुक गया। वैसे नूरे मुस्तजाब भी कब तक मुंह से बात करता, इस जड़ बुद्धि के दिमाग में तो कुछ आता ही नहीं होगा, इसलिए तो अब हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बोलकर एक बार फिर दोनों ने कहका लगाया, और तुम दोनों को क्या लगता है कि ये मजाक की बात है और मज़े की बात है? मुस्तफ़ा किचन में दाखिल होते हुए बोला। सहर ने मुस्तफ़ा को देखा और एक सुकून की सांस खारिज की। आर्यान और नूरे ने उसको सामने देखा तो एकदम सांप सूंघा। अगर मुस्तजाब ने सहर पर हाथ उठाया भी है तो ये उनका पर्सनल मैटर है, तुम दोनों का कोई हक नहीं बनता है बोलने का इस दौरान। लेकिन अब तुम दोनों बोले ही हो तो मुझे ज़रा ये बताओ, बल्कि सोचो। वो बोलते हुए उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठा। नूरे की शादी वजदान से हुई और उसने कभी गुस्से में हाथ उठा दिया? वैसे मुझे तो लगता है ऐसा होगा ज़रूर। तो क्या तुम आर्यान ऐसे ही बोलोगे कि जड़ बुद्धि है? कब तक मुंह से बोलता, अच्छा है हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया? लला ये क्या बात कर रहे हैं आप? आर्यान एकदम तैश से बोला। यही तो बोला है जो तुम दोनों अभी यहाँ बैठकर सहर के लिए बोल रहे थे। आर्यान शाह, जब तुम्हारी बहन पर बात आई तो ये क्या बात हुई, इसलिए अपनी जुबान भी संभाल कर बात किया करो। आई समझ? ये ना हो कि मेरा हाथ का इस्तेमाल तुम पर शुरू हो जाए। दादा ने क्या कहा था तुमको? वो एकदम गुस्से से भड़का। रात को मेरे साथ जाना है तुमने, गाड़ी तैयार करवाओ। जी लाला, नाश्ता करके तैयार करता हूँ। वो आंखें नीचे किए जब्त से बोला। जी नहीं, नाश्ते के बाद नहीं, अभी उठो फौरन और जाओ और गाड़ी तैयार करके आओ। आर्यान ने एक निगाह सहर पर फिर मुस्तफ़ा पर डालकर गुस्से से किचन से वॉक आउट किया। नूरे, अब उसकी तोपों का रुख उसकी जानिब हुआ। मैं जा रही हूँ, सॉरी सहर। मुस्तफ़ा कुछ बोलता उससे पहले ही वो घबराती हुई उठ खड़ी हुई। हड़बड़ी में किचन से निकली तो मुस्तफ़ा ने एक नज़र सहर को देखा जो मुस्कुरा रही थी। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि अपने हक में बोलना सीखो। कब तक मैं तुम्हारे डिफेंस में बोलूँगा? वो खफगी से बोला। जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती। वो बोलकर उसके बराबर में बैठी। अच्छा, तो मेरी गुड़िया कब बड़ी होगी? जब मेरे लाला मुझे बड़ा होने देंगे, वो लाड से बोली। बड़ी हो जाओ, मैं चाहता हूँ तुम अपने हक में बोलना सीखो, हर हाल में। तुम्हें नहीं पता कल को मैं ना हुआ तो फिर क्या करोगी? वो नाश्ता स्टार्ट करता हुआ बेध्यानी से बोला। लाला प्लीज़, ये बात आज तो कर दी, आइंदा मत कीजिएगा मेरे सामने। मैं बता रही हूँ आपको, बात नहीं करूँगी मैं आपसे। अच्छा अच्छा, रोने की टंकी, अब नहीं बोलूँगा, सॉरी, लेकिन अपने हक में बोलना सीखो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी बहन को कुछ भी बोले। और हाँ, जब तक मुस्तजाब तुमसे माफ़ी ना मांगे, माफ़ ना करना। उसकी तो ऐसी की तैसी, जो हरकत उसने की है ना रात को, उसको वो सूद समेत लौटा दिया था मैंने। मतलब लाला? वो अचंभे से बोली। जिस तरीके से उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था उसी तरीके से मैंने भी लगा दिया है, लेकिन जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता, माफ़ करने की कतई ज़रूरत नहीं है उसे। वो बोलकर उठ खड़ा हुआ और उसके सर पर हाथ रखता, उसे अपना ख्याल रखने का कहता और अपने हक में बोलने का कहता। जाने लगा, कोई कुछ भी कहे, कोई ज़रूरत नहीं खामोश रहने की। मुझे पुरानी सहर नहीं चाहिए, एक ऐसी सहर चाहिए जो लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे और किसी को ना बख्शे, सामने फिर मुस्तजाब हो या फिर आर्यान और नूरे। सहर ने सरस बात में हिलाया। वो झुका और उसके सर पर अपने लब रखे। ख्याल रखना अपना, बहुत सारा। सहर को थोड़ा अजीब लगा, दिल बहुत तेज़ी से उसकी जानिब से धड़का और परेशान भी हुआ, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही वो बड़े बड़े कदम लेते बाहर की जानिब बढ़ा।